नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वेक्टर अलजेब्रा का छठा लेक्चर है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि सदिश के घटक। ये हमारा बेसिकली ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे क्लास 11th में 3D जियोमेट्रिक में भी काम आता है और हमारे क्लास 12th में भी काम आता है ये, ठीक है। और अगर हम इसको ज़्यादा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे तो ये हमारे फिजिक्स में भी बहुत काम आता है। ऐसा पॉइंट हमारा बेसिकली है ये, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब आखिर तक बने रहेंगे और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं जिसके अंतर्गत हमें सभी चीज़ों को समझना है। वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश के घटक, क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना है। क्योंकि ये जो क्लास है ये सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली पहला पॉइंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए घटक, यानी कि सदिश, यानी कि जो वेक्टर के अंदर जितने भी हमारे घटक रहते हैं, कंपोनेंट रहते हैं, उनके बारे में ये चर्चा करेंगे आज हम, ठीक है। देखिए इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। क्या है? इन स्पेस। ये पहला पॉइंट है किसके अंदर? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर के अंदर, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे 3D जियोमेट्रिक की, तो यहां पर जियोमेट्रिक नहीं लगेगा, बट 3D अलजेब्रा की बात करेंगे हम, ठीक है। चूंकि हम आपको क्लास 11th में जब समझा रहे थे 3D जियोमेट्रिक में, तब हम आपको वहां पर एक चीज समझाए थे कि जब हम 3D की बात करते हैं तो यहां पर हम ऐसा एक कुछ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं ग्राफ पे, ठीक है। जब ऐसा बनाते हैं तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस हम इसको मानते हैं, है कि नहीं है? मानते कि नहीं मानते हैं? तो यही चीज है जो कि हमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर में समझनी है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? इसी के आधार पर हम इसको समझेंगे। यही हमारा दिया गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। क्या है? इन स्पेस, यही दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा जब हमारे पास ये पॉइंट होते हैं तो हमें पता है बेसिकली कि यहां पर अगर हम चाहेंगे तो ऐसे एक पॉइंट लेकर आएंगे तो हम इसको बोलते हैं जेड डैश। क्या बोलते हैं? जेड डैश। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, एक्स को ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस। और अगर हम इसको चाहेंगे तो ऐसे ऐसे करके इसको हम एक्स डैश कर सकते हैं, ठीक है। वाई के लिए हम वाई डैश कर सकते हैं, है कि नहीं है? हम क्या कर सकते हैं? वाई डैश कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जेड एक्सेस और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है। ये बेसिकली इतना आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। अब देखिए ये जो हमारा 3D दिया गया है, 3D है, इसमें हमारा ये जो मेन होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ओ। क्या बोलते हैं? पॉइंट ओ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जब पॉइंट ओ बोलते हैं तो ये हमारे परस्पर क्या होते हैं? ये जो हमारी परस्पर रेखाएं होती हैं ये क्या होती? लंब होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होती है। किस पे? ये होती हैं एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स, यानी कि एक्स डैश से ओ एक्स, यानी कि ये क्या? परपेंडिकुलर है। ये क्या हमारी है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यानी कि हम इसको लिखेंगे लंब। क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर, ठीक है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। अब यहां पर देखिएगा इस एक्सेस पर, यानी कि वाई डैश ओ वाई, ये क्या है? ये भी लंब है, ठीक है। इसमें ये भी लंब है। और यहां पर ये क्या है? जेड डैश ओ जेड, ये भी क्या हमारा एक लंब दिया गया है कि नहीं है? ये सीधे सीधे इस पे लंब है और ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है। जब ये दोनों, ये तीनों चीजें, ये तीनों एक्सेस आपस में लंब होते हैं, जब ये आपस में लंब होते हैं
तो ये क्या हो जाता है हमारे प्रकार से है, ये हो जाता है राइट हैंड सिस्टम, यानी कि दक्षिणावर्ती निकाय। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड, इन सभी को बोलते हैं राइट हैंड सिस्टम, यानी कि दक्षिणावर्ती निकाय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो हमारा होता है, अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हमारा है ही, इसको हम बोलेंगे वाई ओ अक्ष यानी कि एक्सेस, इसको हम बोलेंगे ओ जेड यानी कि यहां से यहां तक, अब इसको बोलेंगे हम ओ एक्स एक्सेस, क्या है, ओ एक्स एक्सेस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है राइट हैंड सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हमें चलना है, ठीक है, अगर हमें चलना है तो हम राइट हैंड से चलेंगे, यानी कि यहां से होते हुए यहां पर हम आएंगे। ठीक है, यानी कि उल्टा चलेंगे हम ऐसे करके, इसीलिए हम बोलते हैं राइट हैंड। राइट हैंड यानी कि उल्टा चलेंगे हम यहाँ से, ओ से स्टार्ट किया यानी कि ओ जेड से ओ एक्स से ओ वाई। ठीक है, इसका मतलब यही हो जाता है, जब ये पूरा घूमेगा, ठीक है, जब ये पूरा घूमेगा, तो जब ये पूरा घूमेगा तो इसमें वो जो है हमारा है सिस्टम से क्या हट जाएगा, ये हो जाएगा स्क्रू, यानी कि ये पूरा दक्षिणावर्ती पेच है, यानी कि जब ये घूमेगा तो ये कहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, ओ वाई से घूमेगा ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स डैश, फिर यहां से ऐसे करके पूरा घूमेगा। ठीक है, ये पूरा घूमेगा, यहां तक जो मैं लिखा हूं ना, ये पूरा घूमेगा, तो इसको बोलते हैं हम राइट हैंड स्क्रू, यानी कि पेच। स्क्रू यानी कि क्या होता है, पेच होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई है। अब ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया, हम इसको पूरा लिखे, परपेंडिकुलर दिया गया है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि समकोणिक निर्देशांश, क्या, रेक्टेंगुलर एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि जो कोऑर्डिनेट का जो, यानी कि ये क्या है, निर्देशांश है, यानी कि निर्देशांश, यानी कि निर्देशांक तो है ही, किस पर है, ये अक्ष पर है, यानी कि एक्सेस पर है, तो इसको बोलते हैं निर्देशांश। क्या बोलते हैं, निर्देशांश, निर्देशांक नहीं, निर्देशांश, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यानी कि ये चीज जो दी गई है, कौन सी, ये वाली यानी कि एक्स डैश जेड डैश जेड ओ जेड, ठीक है, ये एक्स डैश ओ एक्स, ये वाई डैश ओ वाई, ये क्या होती है, समकोणिक निर्देशांश होते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है, हाँ समझ में आ गई। अब ये इतना होता है, अब जब अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर आएगा, अगर हम लेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये चीज अगर हम एक्स वाई से लेंगे, यहां से लेंगे, अब फिर हम जब यहां से लेंगे तो हम इसको लिखेंगे वाई जेड। ठीक है, अब जब यहां से लेंगे तो हम लिखेंगे जेड एक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं, प्लान्स बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लान्स बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लान्स बोले, या रेक्टेंगुलर प्लान्स बोले। ठीक है, यही चीज होता है। जब हम लेंगे जेड एक्स तो हमें वाई को छोड़ना पड़ेगा, जब हम लेंगे वाई एक्स जेड को छोड़ना पड़ेगा, जब हम लेंगे वाई जेड तो हमें एक्स को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यही मेन पॉइंट है, ये क्या हमारा है, 3D है, ये क्या है, 3D है। अब देखिएगा, जब ये 3D आ गया है तब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एक मिलाना है, कोई एक अच्छा सा पॉइंट देखकर। ठीक है, अच्छा सा पॉइंट देकर मिलाना है, जिसमें हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप को एडजस्ट कर सके। क्या कर सके, हम इसको एडजस्ट कर सके। तो आइए हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम आपको लेके चलते हैं एक्सेस की तरफ। किसकी तरफ, एक्सेस की तरफ। पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, पॉइंट जो हमारा है वो यही है। अगर हम बनाते हैं तो अगर हम ऐसे करके एक पॉइंट को बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके एक पॉइंट को बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ तक एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट हम इसको यहाँ से ऐसे बना लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। हाँ जी, ये क्या हो गया हमारा, एक प्रकार से 3D हो गया। ये हमारा हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सेस। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई और जेड एक्सेस हो गया। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तब हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, तब हमें ये समझ में आएगा। अगर हम यहाँ से मेन पॉइंट ओ से एक पॉइंट यहाँ पर खींच देते हैं, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। क्या हो जाएगा,
ओपी वेक्टर हो जाएगा। जब ओपी वेक्टर हो जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं इज इक्वल टू में एक्स वाई एंड जेड, यानी कि हम इसको मानेंगे एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई कहां पर है, एक्स एक्स अक्ष पर रहेगा, वाई वाई अक्ष पर रहेगा यानी कि एक्सेस पर रहेगा, जेड और जेड एक्सेस पर रहेगा। ठीक है, जेड जेड एक्सेस पर रहेगा, है कि नहीं है। तो हम बेसिकली इन सभी को एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इन सभी को एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं, इसको ए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं हम सी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं बी डैश, इसको यहाँ पर एक पॉइंट हम बनाएंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे यहाँ से, तो हम एक पॉइंट को यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके एक पॉइंट इसको बनाएंगे तो इसको हम दे देते हैं सी डैश नाम। ठीक है, क्या दे देते हैं, सी डैश नाम, ऐसे मान लेते हैं, बन जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा हो गया, इसको हम दे देते हैं ए डैश नाम। ये सी डैश नाम हो गया, बी डैश एंड ये ए डैश हो गया। ठीक है, यहां से अगर हम लेंगे तो अगर हम बात करेंगे बेसिकली तो एक्स एक्सेस पर क्या हमारे पास है, ओ ए है। एक्स एक्सेस इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है, ये बराबर है। क्या है ये, बराबर। जब ये बराबर है तो हम इज इक्वल टू में लिखेंगे सी बी डैश। क्या, सी, सी कहां पर है, सी यहां पर है, ये बी डैश है, यानी कि जब हम इसको लेंगे, ठीक है, जब हम इसको लेंगे तो बाकी सभी को छोड़ देंगे हम। इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, ए डैश पी या पी ए डैश हो जाएगा। क्या, पी ए डैश हो जाएगा। ये क्या है, बराबर है। क्या है, ये इतना बराबर, ये भी इतना बराबर। किसके लिए, ओ एक्स के लिए, यानी कि ओ ए के इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसको जब हम इसको लेंगे तो इसको छोड़ के बाकी हम इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, ये किस पे जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा वाई ओ जेड। किस पे, वाई ओ जेड में क्या है, ए लंबा तो यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, डिस्टेंस है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके लिए, ओ वाई जेड के, सॉरी वाई ओ जेड के लिए। एक ओ हम छोड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, वाई ओ जेड मिलेगा। ठीक है, अब हम किसके लिए बात करेंगे, अब देखिए अगर हमें वाई के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे, वाई के लिए अगर हमें देखना है तो जेड ओ एक्स की बात करेंगे हम, है ना। तो हम वाई इज इक्वल टू लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ओ बी, है कि नहीं है, वाई इज इक्वल टू ओ बी लेंगे। जब ओ बी लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सी ए डैश बचेगा। क्या बचेगा, सी ए डैश, या हम लिखेंगे ए डैश सी इज इक्वल टू, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास है बी डैश पी या पी बी, पी डैश बी, क्या, पी बी डैश, यानी कि यही तो बचेगा ना। इसको लेंगे तो हम ये आएगा, है कि नहीं है। अब हम जब जेड के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जेड के लेंगे एक्स ओ वाई, ये क्या होगा, ये किस पे परपेंडिकुलर होगा, जेड पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास सी ओ या ओ सी इज इक्वल टू, जब हम इसको लेंगे तो अब बताइए इसमें क्या बचेगा, है क्या बचेगा इसमें, ए, यहाँ पर ए, ये पॉइंट हमने यहाँ पर ए को लिया है ना, ए बी डैश, ए बी डैश। अब क्या बचेगा वहां पर से हमारे पास पी सी डैश, यानी कि ये पॉइंट जब हम इसको मिलाएंगे तो ये पी सी डैश इज इक्वल टू पी सी डैश। ये सब इस पे दूरी हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर रहेगा तो पी ए परपेंडिकुलर, पी ए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ओ ए, यही तो है ना, पी ए परपेंडिकुलर। हम किसके लिए देखेंगे, एक्स के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा पी ए, ठीक ना, पी ए, पी से ए तक परपेंडिकुलर, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ओ ए। ठीक है, ओ ए हो जाएगा, क्लियर है ना। अब बी के लिए देखेंगे हम, तब हमारे पास क्या बचेगा, पी बी, क्या बचेगा, पी बी परपेंडिकुलर ओ बी। जब जेड के लिए देखेंगे या सी के लिए देखेंगे तो पी सी परपेंडिकुलर ओ सी, क्या मिलेगा, ओ सी मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं क्रम से। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया है। परपेंडिकुलर जब ये बात करेगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस की बात करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसी में अगर बात करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। बेसिकली ये सभी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं विस्तार से समझा रहा हूं।
अब इसमें दूसरा एक पॉइंट दिया गया है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर में, दूसरा पॉइंट है पोजीशन वेक्टर के रूप में, ठीक है, पोजीशन, ऐसे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। ये किसकी बात करता है? स्पेस की बात करता है, ठीक है। स्पेस में क्या होता है, देखिएगा, स्पेस में हमारे पास ये होता है कि जब हम लोग एक डायग्राम को बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग एक डायग्राम को बनाते हैं जेड वाई एंड एक्स, ठीक है, जब हम इसको बनाते हैं तो अगर हम इसको मानेंगे ओ हमारा मेन पॉइंट है, ओ है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस यानी कि हम इसको बी माने हैं, इसको सी माने और इसको हम ए माने हैं, तो ये हमारा आ जाएगा आई कैप, ठीक है। इसको हम बी को लिखेंगे जे कैप, क्या लिखेंगे? जे कैप, जे कैप, इसको हम लिखेंगे के कैप, क्या लिखेंगे? के कैप। कैप का मतलब क्या हो जाता है? सिर्फ यूनिट हो जाता है, ठीक है, यूनिट, यूनिट वेक्टर हो जाता है, क्या हो जाता है? यूनिट वेक्टर हो जाता है। जेड की बात करेंगे हम, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा एक्स आई कैप, ठीक है, एंड वाई जे कैप, ठीक है, एंड जेड के कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड के कैप हो जाएगा। क्लियर है ना? ये सभी पॉइंट्स होते हैं। और जो पी के निर्देशांक होते हैं हम आपको बताए थे, पी के पॉइंट क्या होते हैं? एक्स वाई जेड होते हैं। पी के पॉइंट हम आपको क्या बताए थे? एक्स वाई और जेड होते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नहीं है। अब बेसिकली हम आपको ऐसे लेकर चलेंगे, समझिएगा। अगर हमारे पास ओ एक्स इज इक्वल टू आई कैप हो जाएगा, ठीक है, ओ वाई इज इक्वल टू जे कैप हो जाएगा, एंड ओ जेड इज इक्वल टू के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही लिखे हैं एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप एंड जेड के कैप लिखे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कैप की बात की जाती है, ठीक है। किसकी बात की जाती है? कैप की बात की जाती है। और आपको पता होता है कि जो वेक्टर ओपी होते हैं इज इक्वल टू वेक्टर आर के बराबर में होते हैं, ठीक है। इनको हम वेक्टर आर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर आर भी कहते हैं। जब ये वेक्टर आर हो जाते हैं तो टोटल बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ठीक है, आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस में जेड के कैप लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है एक, ये क्या हो जाता है? एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ये किसका है? मॉडल्स का फॉर्मूला, यानी कि वेक्टर मॉडल्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर ये वेक्टर मॉडल्स का फॉर्मूला है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे वेक्टर आर, यानी कि मॉड वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर कैप मॉडल में लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, मॉड को बंद कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यही हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? फॉर्मूला ये हो जाएगा मॉडल का, यानी कि वेक्टर मॉडल, वीएम, यानी कि वेक्टर मॉडल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वेक्टर मॉडल का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? ये मॉडल का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की, ठीक है, अब यही चीज जो है, जो ये है, ये होती है, अगर हम इसको डायरेक्शन वेक्टर के रूप में लेकर आएंगे, डायरेक्शन वेक्टर यूनिट के रूप में लेकर आएंगे, तो ये कैसे बन जाएगा हमारे पास? ये रूट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। या कैसे हम इसको लिख सकते हैं? आपको पता है, जब यूनिट वेक्टर की बात की जाती है तो यहां पर लिखा जाता है आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर आर, ठीक है। क्या होता है? वेक्टर आर नहीं, हाँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू, हाँ ये बराबर है, मैंने वेक्टर आर बोला, वेक्टर आर इज इक्वल टू। अब वेक्टर आर यहाँ पर क्या दिया गया है? मॉड में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? मॉड में दिया गया, तो हम इसको मॉड में लिखेंगे, ठीक है। वन सेकंड, ओनली वेक्टर आर दिया गया है ना, तो ओनली वेक्टर आर दिया गया है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर आर दिया गया, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हमारे पास है? मॉड में दिया गया है एक्स आई कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मॉड बंद हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो जाएगा किसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा डायरेक्शन यानी कि डी यूनिट वेक्टर, किसका, डी यू वी यानी कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, क्या जाएगा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई है? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, जब यहाँ पर बात की जाती है, जब यहाँ पर बात की जाती है कि अगर हम दो को लेंगे तो एक को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि अगर हमने एक्स वाई को लिया तो जेड को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हमने वाई जेड को लिया तो एक्स को छोड़ देंगे, अगर हमने जेड एक्स को लिया तो हम वाई को छोड़ देंगे, है कि नहीं है? ये हम बोलते रहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बात की जाती है। वेक्टर आर जो होता है वो ओपी के बराबर होता है वेक्टर के। ठीक है, जब हम लोग पी समतल पर चलेंगे, एक्स वाई को लेकर के चलेंगे, एक्स वाई को लेकर के चलेंगे हम लोग, तो हमें जेड को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? जब हम लोग y और x को लेकर चलेंगे तो हमें एक को छोड़ना पड़ेगा। जब हम लोग एक को छोड़ेंगे तो वहां पर क्या नियम बनेगा, है वहां पर क्या नियम बनेगा, क्योंकि हमें एक को छोड़ना है तो y x और y को लेकर चलेंगे तो x y एंड जीरो, क्योंकि z को छोड़ा तो जीरो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वेक्टर r इज इक्वल टू ओपी वेक्टर बराबर में किसके आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये रूट में हो जाएगा, किस में जाएगा, ये सब रूट में जाएगा। ये सब रूट में हो जाएगा तो हम रूट को बाहर करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये बनेगा। अब इसी प्रकार से जब ये बनेगा तो इसी प्रकार से और भी सारी चीजें बनेंगी, है कि नहीं है? इसी प्रकार से तो बनेंगी। जब हम लोग y को लेंगे, ठीक है, जब हम लोग y को लेंगे तो x जीरो, z को लेंगे हम लोग तब, क्योंकि y को लेंगे तो y की जगह पे खाली हो जाएगा, तब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, y को छोड़ेंगे हम तो जो हमारा वेक्टर r रहेगा वो इज इक्वल टू में क्या बनेगा, x आई कैप, ठीक है, प्लस में z के कैप बनेगा। यही बनेगा ना। बराबर में हम इसको लिख सकते हैं रूट में x आई कैप प्लस में z के कैप। ठीक है, अब जब हम लोग किसको लेंगे, z को लेंगे, सॉरी z को लिया तो हमने ये बना और y को लिया तो हमने ये बना। अब हम जब x को लेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, जीरो वाई जेड। ठीक है, वेक्टर r इज इक्वल टू x को छोड़ेंगे तो y जे कैप प्लस में z के कैप। ठीक है, बाकी तो आपको पता आगे क्या करना है, इज इक्वल टू में इसको रूट में कर देना, बस इतना करना है। क्या करना है, उसको रूट में कर देना है। रूट के अंदर में क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। ठीक है, रूट लगा सकते हैं और उसके बाद भी नहीं है। अगर हम इसको अलग से करना चाहेंगे तो ये सभी को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी हम लिख सकते हैं, सभी को हम स्क्वायर कर देंगे कैप हटा करके। ठीक है, कैप हटा करके सभी को हम स्क्वायर में कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको किया है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे एक्स में करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, रूट में करेंगे। बात समझ में आई नहीं समझ में आई है? यही हमारा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया है? समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया भाई, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें और भी बेसिकली पॉइंट है। हाँ? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दो पॉइंट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर के अंदर ये दो पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप हमको ये बताएं, इतना बताएं। हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, या डिफिनेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या है डिफिनेशन में है, अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, दो वेक्टर दिए गए हैं, तो मान लीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू, चूंकि हमको पता है कि x होता है, y होता है और z होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 आई कैप प्लस में a2 जे कैप, ठीक है, प्लस में a3 के कैप। ठीक है, पहला वेक्टर हमारा हो गया। वेक्टर बी यानी कि दूसरा वेक्टर, हम इसको लिखेंगे बी के रूप में b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। होता है कि नहीं होता है? हाँ, इतना होता है। ठीक है,
ये आपको पता है कि नहीं पता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन इसमें देखिए 3 पॉइंट में होता है। पहला होता है, अगर हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो इनमें क्या हमारे पास होगा? वो होगा A1 प्लस B1। क्या होगा? A1 वेक्टर A1 प्लस B1। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं A1 प्लस B1 आई कैप प्लस में A2 प्लस B2 जे कैप प्लस में A3 प्लस B3 के कैप। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, सॉरी दूसरा है। पहला हो गया, इसके अंतर्गत हम आपको चीजें बता रहे हैं। ये एक डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, यहाँ पे लोग अक्सर भटक जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए माइनस में दिया गया हमारे पास है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया गया है, तब हम लिखेंगे A1 माइनस B1 आई कैप प्लस में A2 माइनस B2 जे कैप प्लस में A3 माइनस B3 के कैप। ठीक है, ये कैप में हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं समझ में आई है? अगर हमारे पास एक तीसरा पॉइंट में दिया गया है M वेक्टर A, क्या दिया गया है? M वेक्टर A, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना रखना है, जहां पर ऐसा लगा है ना, जहां पर ये वेक्टर है, इसमें सारी चीजें दी गई, तो आपको बस M लगाना है। लिखेंगे M1, ठीक है, आई कैप प्लस में MA2 जे कैप प्लस में MA3 के कैप। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। क्या है ये सब? ये सब बेसिक चीजें हैं जिनको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें काम आएंगी बहुत आपके। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आपको काम में आएंगी। ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है किसकी? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इसलिए देखिए A1 A2 A3 क्यों दिया गया है? क्योंकि जब हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की बात करेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास 3 डिफिनेशन आ जाती हैं। कितनी डिफिनेशन आ जाती हैं? 3 डिफिनेशन आ जाती हैं। ठीक है, जब ये 3 डिफिनेशन आ जाती है, तीनों डिफिनेशन को समझाने के लिए हमारे पास एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, किसकी? एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर अब हम जानते हैं कि अगर हमें और आगे तक समझना है तो हमें अगले लेक्चर में समझना पड़ेगा। ठीक है, क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर है ये काफी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में, अपने लेक्चर नंबर 7 में, कुछ बेसिक चीजें और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने आपसे और आप सभी से अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।